सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर में कुछ ऐसे विवादित या संवेदनशील प्रश्नों का मैं डिस्कस करूंगा जो कि बोर्ड मेंबर आपसे पूछते हैं। देखिए, जब आप बोर्ड सामने जाएंगे तो आपका इंटरव्यू चलेगा। इसी बीच में एक दो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि मामला काफ़ी विवाद में है और उसमें वो आपका ना पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि आप आखिर क्या इस पर सोचते हैं। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर में ऐसे 15-20 क्वेश्चन लिया हूँ और मैं उसको अच्छे से बता दूंगा ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कुछ भी आएगा तो आप उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। एक मैं और एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि 60 से 62 जब इंटरव्यू चल रहा था तो मेरे आगे एक मेरा दोस्त ही मतलब इंटरव्यू दे रहा था। तो जब बोर्ड के सामने वो गया तो बहुत सारा क्वेश्चन उससे पूछा गया। उसी में एक क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या राम मंदिर बनना चाहिए। उस समय राम मंदिर काफ़ी चर्चा में था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, क्या राम मंदिर बनना चाहिए। तो वो सिंपल सा एक लाइन में क्या बोल दिया, हाँ सर राम मंदिर बनना चाहिए। ठीक ना, जबकि यहाँ पे एक बैलेंस व्यू उसका ये होना चाहिए कि सर अभी मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा वो हमको भी मान्य होगा और पूरे देश को मान्य होगा। तो ऐसे करके जब भी कभी बहुत ही धार्मिक मुद्दा हो जाए, बहुत ही विवादित मुद्दा हो जाए, तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है उसी को सपोर्ट करते हुए अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, रख सकते। एक तरफा आंसर मत दीजिए, तभी आपको मार्क्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं आखिर वो क्या तरीका होना चाहिए, क्या स्टेप जिसमें आप ऐसे प्रश्नों को जवाब देने वक्त कर सकते हैं। पहली बात ये, आप एकदम बिल्कुल संतुलित और निष्पक्ष रहें मतलब कि आपका व्यू बिल्कुल ही होना चाहिए बैलेंस। किसी भी बात मुद्दे से कि आरक्षण का मुद्दा हो जाए या कास्ट सेंसस का मुद्दा हो जाए या कोई भी अगर पॉलिटिकल इशू है पर एक पक्षीय रुख ना अपनाएं, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि सिक्के के दोनों पहलुओं की आप चर्चा करें, पक्ष में फेवर में जाए, उसके अगेंस्ट के साथ अपने तर्कों को बहुत ही संक्षेप में रखें और अंतिम है कि अंत में आपका उत्तर संविधान के अनुसार और लोकतांत्रिक मूल्यों या जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके अकॉर्डिंग अगर होगा तो वो चीज़ें क्या होगा, बेहतर होगा। और ऐसे प्रश्नों को जवाब देने के लिए कुछ आप फैक्ट बेस्ड अप्रोच लें। अगर मान लेते क्या शराबबंदी बिहार में फेल है या ऐसा मतलब पूछ दे तो आप फैक्ट का लिए कि नहीं सर कुछ ऐसे रिपोर्ट बताती है कि जिससे महिलाओं में सेफ्टी बढ़ा है, घरेलू हिंसाएं कम हुआ है, लोग जो है जो शराब में पहले पैसा खर्च होता है अब उसका एजुकेशन में या अपने खाने में खर्च करते हैं, ये रिपोर्ट कहता है। तो आप एक तरफा जवाब नहीं देंगे। तो फिर मैं बोल देता हूँ कि ऐसे प्रश्नों का जवाब आप कुछ तथ्य का सहारा ले सकते, कुछ फैक्चुअल बेस अगर बात बोलेंगे तो वो चीज़ आपका इफेक्टिव हो। जैसे कि यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत राय देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सरकारी रिपोर्ट और कुछ जो आर्टिकल का हवाला दें। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से यदि आपसे आरक्षण पर सवाल पूछा जाए तो इंदिरा साहनी केस का एग्जाम्पल ले सकते हैं या जो भी हमारे संविधान में प्रावधान है आरक्षण को लेकर उसका जिक्र कर सकते हैं, करके अपने उत्तर को और वजनदार और अपना सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसी चीज़ों का आप इसमें प्लीज़ ध्यान रखिएगा, तो आप कहीं फंसेंगे नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक दो और चीज़ में ध्यान रखना है। देखिए, आपका एक ना प्रशासनिक अप्रोच या दृष्टिकोण उसमें दिखना चाहिए। कैसे याद रखिए, आप एक मतलब कि ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ठीक ना कि कोई एक पॉलिटिकल आप विश्लेषक है या ना कोई एक्टिविस्ट है। आपका जो अप्रोच समाधान उन्मुक्त सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर मुद्दा बिहार से जुड़ा हो शराबबंदी तो उसकी कमियों को गिनाने के बजाय उसे लागू करने में आने वाली क्या चुनौतियां और सुधार पर आपने अगर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। ठीक ना, देखिए बोर्ड में कभी कभी क्या होगा, आपको उकसाने वाले या आपकी विचारधारा को परखने वाले सवालों में भी पूछ सकते हैं। आपको अपनी आवाज़ में बहुत ही नरम रहना है, चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखना है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं और मुद्दा बहुत ही विवादास्पद है तो विनम्रता आपको कह सकते हैं सॉरी सर मैं इसके सभी पहलुओं का भी मेरी जानकारी नहीं है तो इसके लिए मैं कोई इसमें टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर नहीं आता है तो फिर क्या कर, सॉरी बोल लेंगे ना बस। हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छे से ही नहीं कि बहुत एग्रेसिव होकर सॉरी बोल रहे हैं कि लगा कि नहीं चलो इंटरव्यू में किसी तरह कर देना है, ऐसा नहीं, बहुत ही विनम्र तरीके से आपको बोलना। ये सब चीज़ का आप ध्यान रखें। एक और देखिए, कुछ गोल्डन रूल्स है। संविधान का सम्मान करें आप, ठीक ना, सरकार की नीतियों का सम्मान करें, मध्यम मार्ग अपनाएं और तथ्यों के साथ तर्क दें। और क्या ना करें, कट्टरपंथी या उग्र विचार ना रखें, सरकार की आलोचना ना करें और किसी एक राजनीतिक दल का समर्थन ना करें और कभी भावुक होकर ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको नहीं देना चाहिए। अब हम कुछ प्रश्न, जैसे कि एग्जांपल है कि बिहार में शराबबंदी सफल है या विफल, आप इसमें क्या जवाब देंगे। सर शराबबंदी का उद्देश्य महिलाओं की सेफ्टी और सामाजिक उत्थान है जो कि एक पॉजिटिव कदम है। हालांकि इसे लागू करने में कुछ प्रशासनिक और तस्करी से चुनौतियां सामने आई है। इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए समाज जागरूकता और सख्त निगरानी का एक आवश्यक है। और जोड़िए कि सर कई रिपोर्ट ये बताती है कि जो पहले पैसा खर्चा शराब में होता था अब उसी पैसे का
परिवार अपने बच्चों पे कर रहे हैं, अपने खाने पीने पे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक सामाजिक शांति हुआ है, और जो घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ होती थी वो अब बंद हो गया। आप ये पॉजिटिव में दिखा था। हाँ सर, कुछ अगर चुनौतियां अगर आ रही है तो प्रशासनिक और समाज जागरूकता के साथ जो इसको हम खत्म कर। देखिए, शराबबंदी या कोई भी सोशल रिफॉर्म अगर हो, अगर आप एंशिएंट काल से लेकर अगर मॉडर्न हिस्ट्री तक का देखेंगे, कोई भी समाज सुधार कोई अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ सरकार ही नहीं कर सकती। शराबबंदी ऐसे मामले में जब तक समाज भी जागरूक नहीं होता कैसे शराबबंदी खत्म होगा। राजा मोहन रॉयफती प्रथा है या आपका छुआछूत गांधी जी कर रहे थे, तो गांधी जी समाज को जोड़े। तो इसका मतलब यही कि ऐसे सारे जो भी चीजें सरकार कर रही है उसमें समाज को भी जागरूक होना, सिर्फ कानून या पुलिस प्रशासन बहुत कुछ नहीं कर सकती। आप ऐसे करके इसमें एक सुधार का बात जो है ना बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपका पूछेगा आरक्षण पर, कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए या उसकी समीक्षा होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न का आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। सिंपल बोलना है कि आपको आरक्षण का समर्थन करना, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन साथ ही साथ क्रिमिनल या जो लक्षित लाभ की बात को भी आपको जोड़ना। सिंपल क्या बोलना है, आरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या था सर, असमानता को दूर करना और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना। यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का मामला है। जब तक समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता, आरक्षण की प्रसंगता बनी रहेगी। हाँ, समय समय पर इसके जो इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा जरूरी है, ताकि इसका लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में पिछड़ गए हैं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई क्रिमिनल के संदर्भ में ऐसा कहा है। देखिए, अगर आरक्षण लागू है हमारे देश में, तो जिसको लाभ मिल चुका है, ठीक ना, एक दो बार लाभ ले चुका है, अब समीक्षा तो होनी चाहिए ना। हाँ, जिनको लाभ नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है, तो उसको मतलब इसमें शामिल करना चाहिए। ऐसा करके आप इसमें जवाब दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि शराबबंदी से बिहार सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, तस्करी भी बढ़ी है, क्या यह विफल है। अगर ऐसा आपको फिर क्या जवाब देंगे। सिंपल आप बोलेंगे, देखिए सरकार की नीति का बचाव करेंगे, लेकिन व्यवहारिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सामाजिक सुधार पर जोर देंगे। उत्तर क्या देंगे, शराबबंदी को केवल राजस्व के नजरिए से देखना पर उचित नहीं होगा, इसके पॉजिटिव सामाजिक परिणाम भी आए हैं। घरेलू हिंसा में कमी आई, गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जहां तक तस्करी और राजस्व हानि का प्रश्न है, यह प्रशासनिक चुनौतियां जिसे पुलिस की मुस्तैदी और तकनीकी के उपयोग से बेहतर सुधारा जा सकता है। कोई भी बड़ा सामाजिक बदलाव रातों रात से सफल नहीं होता, इसके लिए कानून के साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बस यही पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो कास्ट सेंसस अभी बिहार में हुआ, ठीक ना, क्या इससे समाज में जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो आपका देखिए उत्तर सिंपल क्या बोलिए कि देखिए राजनीति बढ़ने की बजाय आप इसमें कुछ डेटा और पॉलिसी मेकिंग को जोड़िए। आप सिंपल बोलिए सर, जातिगत जनगणना एक वैज्ञानिक डेटा संग्रह के रूप में देखना चाहिए, एक डेटा ग्रुप में देखना चाहिए। सरकार के पास जब सटीक आंकड़े नहीं होंगे तो कौन सा वर्ग कितना पिछड़ा है, तब तक कल्याणकारी योजनाओं में लक्षित लाभ पहुंचना बहुत कठिन होगा। एग्जाम्पल दीजिए, पर बिहार सरकार जब कास्ट सेंसस किया 94 लाख जो गरीब परिवार को लघु उद्यम योजना जोड़ा उन्होंने। तो ये क्या है, जब तक अपने पास डेटा नहीं रहेगा, फैक्ट नहीं रहेगा, तो हम किसको क्या करेंगे, तो फिर दिक्कत है ना। और हमारे देश में गरीबी को लेकर या बेरोजगारी यही चीज है, एक्चुअल डेटा की कमी, इसलिए कई सारा स्कीम सफल मेरा नहीं हो पाता। ऐसे करके आप बता सकते हैं, ठीक है। यदि डेटा का उपयोग सामाजिक विकास नीतियां बनाने के लिए किया जाता है तो इस समाज के अंतिम व्यक्ति को उत्थान में सहायक होगा। इसका उद्देश्य भेदभाव बढ़ाना नहीं बल्कि विकास में पीछे छूटे लोगों की क्या करना है, पहचान करना। ये एक आपका प्रशासन की तरह जवाब हो, प्रशासनिक जो आप ऑफिसर बने ऐसा। तो इन्हें कि नहीं सर नहीं होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसा पॉइंट रखें तो आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ और आप पॉइंट आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 से दिया गया है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे मुखिया पति ही शासन चलाते हैं। क्या यह आरक्षण विफल नहीं है। ऐसा आपको फल पे क्या जवाब देंगे, सिंपल बोलिएगा सर, यह कहना कि आरक्षण विफल उचित नहीं होगा, क्योंकि एक संक्रमणकालीन दौर है। सदियों से पितृसत्तात्मक सोच को बदलने में समय लगता है। हालांकि अभी भी पति प्रधान की समस्या है, लेकिन इस आरक्षण का लाखों महिला घर से बाहर निकली है, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सीख रही है, कई जगह महिला बहुत अच्छा नेतृत्व भी कर रही है। शिक्षा में बढ़ोतरी जागरूकता के साथ धीरे धीरे यह कम होगा और महिलाएं जो है ना खुद स्वायत्त रूप से निर्णय लेना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। हाँ, कुछ इसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि अभी कई जगह ट्रेनिंग होता भी, ऐसा आप इसको जोड़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या पर आप क्या सोचते हैं, इसका प्रशासन इसके लिए दोषी है क्या। आप देखिए सिंपल बोलिएगा सर, लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौतियां हैं, क्योंकि एडीआर का रिपोर्ट बताता है अभी चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव वहाँ भी लगभग बहुत सारा जो एमएलए है वो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, या जो लोकसभा का चुनाव होता है। आपको डेटा के साथ बात करेंगे। इसके मुख्य कारणों में कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में देरी और जिताऊ उम्मीदवार की अवधारणा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड को पब्लिक करना अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन का कार्य मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना है। दीर्घकालिक समाधान के चुनावी सुधार और मतदाताओं की जागरूकता भी सबसे बड़ी बात है। आप ऐसे 3-4 इन्हीं की एक कोई लाइन बोल कर छोड़ नहीं, आप कई सारे बातों को इसमें जोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन,
अगर आपका सीनियर अधिकारी आपको किसी गलत फाइल पर साइन करने को कहे तो आप क्या करें? क्योंकि सीनियर अधिकारी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपकी यह निष्ठा नियम और कानून के प्रति होना चाहिए, ना कि किसी सीनियर के प्रति, ठीक ना, या किसी विशेष व्यक्ति के प्रति। सर बोलेंगे सर ऐसी स्थिति में मैं सबसे पहले फाइल का गहन अध्ययन करूंगा, स्टडी करूंगा, जो भी नियम को देखूंगा, यदि वास्तव में नियम के विरुद्ध है तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी को विनम्रतापूर्वक उन नियमों और संभावित परिणामों के बारे में लिखित रूप से अवगत कराऊंगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं उन्हें कानून के दायरे में रहकर कार्य करने के लिए सहमत करूं, क्योंकि अंततः एक लोक सेवक के रूप में मेरी जवाबदेही संविधान और नियमों के प्रति, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। आप ऐसे करके अपने आंसर को ले जाके सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये माइग्रेशन का मुद्दा है, बिहार की युवा बाहर जाके मजदूरी करने को मजबूर है, क्या राज्य सरकार विफल रही है? देखिए इसमें आपका क्या अप्रोच हो, पलायन को केवल विफलता ना कहकर इसे एक चुनौतियों और अवसर के रूप में पेश करें। क्या बोलेंगे सर, पलायन बिहार के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इसके पीछे ऐतिहासिक और ढांचागत कारण है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था में सुधार कर निवेश का माहौल बनाया है। इथेनॉल नीति, स्टार्टअप नीति और भी कई फायदे जो स्वरोजगार की स्कीम जो सरकार ने चलाई है उसका फायदा हुआ है। साथ ही इसमें बोलेंगे पलायन रोकना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके लिए कृषि, उद्योग और कौशल विकास पर और अधिक जोर दिया जा रहा है। इसमें और आप बोलेंगे सर देखिए पलायन की जहां तक बात है, जैसे केरला अगर पलायन लोग करते हैं केरल से, तो वो स्किल डेवलप करके जाते हैं, जैसे कि वो जाते हैं सऊदी अरब, तो वहाँ पे वो कमाते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं। लेकिन बिहार का जो लेबर है इनका क्या इसकी स्किल नहीं होते हैं, इनको बहुत कम मजदूरी मिलता है। तो आप ऐसे करके जोड़ सकते हैं, अगर पलायन में बिहार अगर हो भी रहा है तो हम क्यों न अपने लेबर को स्किल करके भेजें, ताकि वो अच्छे डॉलर या अच्छे पैसे कमा कर बिहार को भेज सकते हैं, जिससे देश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान वो होगा पैसा का। ऐसे करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि एक और है, क्या सिविल सेवक का सोशल मीडिया पर सक्रिय होना सही है? कई अधिकारी रील्स बना रहे हैं, चूंकि है सच्चाई है। आप देखिए क्या बोलेंगे, इसमें सिंपल बोलिएगा कि सर सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, यदि इसका उपयोग जनता की समस्याओं को सुनने, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो यह एक बेहतरीन उपकरण है। लेकिन यदि इसका उपयोग व्यक्तिगत प्रचार या रील्स बनाने के लिए किया जाता है, जिससे सरकारी कार्य प्रभावित हो और सेवा नियमावली जो सर्विस रूल्स का उल्लंघन हो, तो यह अनुचित है। प्रशासन में शालीनता महत्वपूर्ण होता है। इसी आप जवाब दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा है क्या भारत को चीन की तरह सख्त जनसंख्या कानून की जरूरत है? आप सिंपल बोलिएगा, देखिए इसमें बल की बजाय आप शिक्षा और इंपावरमेंट पर ध्यान देंगे। सर जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन इसके लिए चीन जैसा सख्त कानून भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में व्यवहारिक नहीं हो सकता है। जैसा कि बिहार के मॉडल में देखा गया है, महिला शिक्षा और प्रजनन दर के बीच सीधा संबंध होता है। अभी आप देखेंगे जो एजुकेशन रेट बिहार में बढ़ रहा है, TFR जो है महिलाओं में कम हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यदि हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करें, तो जनसंख्या स्वतः स्थिर हो जाएगी। जागरूकता और सामाजिक सुधार कानूनी बाध्यता से अधिक प्रभावी और अस्थायी समाधान है। ऐसा आप एग्जाम्पल में बात को बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए ईडी का मामला काफी जोर में, पश्चिम बंगाल में से ईडी का जो कार्रवाई हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट मामला गया, आप इसमें क्वेश्चन पक्का वो लोग पूछेंगे। तो आप देखिए क्या बोलेंगे इसमें, सिंपल सी बात कि ऐसा करके क्वेश्चन ये पूछा जाए, विपक्ष का आरोप है कि ईडी केवल विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही, इसमें आपकी क्या राय है? सिंपल आप बोलिएगा, आपको सरकार को बचाव करना, ना ही विपक्ष का। आपको संस्था के कार्यों और न्यायिक प्रक्रिया पर आपको जोर देना। सिंपल बोलिए सर लोकतंत्र में संस्थाओं पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन हमें समझना होगा कि ईडी एक स्वायत्त एजेंसियां हैं जो कि धन फुदर अधिनियम के तहत काम करती है। किसी भी मामले में जांच तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर शुरू की जाती है। यदि किसी को लगता है कार्रवाई गलत है तो हमारे पास मजबूत न्यायपालिका जहां इन कार्रवाइयों को चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि अभी दिया भी गया, ठीक ना। हाल के वर्षों में कई मामलों में अदालत ने ईडी की कार्रवाई को सही भी ठहराया, लेकिन हाँ कई मामले में ये भी कहा कि ईडी सही काम नहीं कर रही है। खुद संसद में एक आया था रिपोर्ट की मैक्सिमम मामले में जो ईडी गलत कार्रवाई करती है। आप ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन हाँ आप ईडी को बताएंगे कि स्वायत्त एजेंसियां हैं और ये जो है ना एक कानून और नियम प्रक्रिया के तहत कर सकते। अगर किसी को आपत्ति भी है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा करके और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमको जीरो टॉलरेंस शासन का प्रमुख आधार है, इसी को ध्यान रखते ईडी अपना क्या करती है, कार्य करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जो फीमेल कैंडिडेट है, खास करके बिहार में कड़े कानून और मुख्यमंत्री के नियंत्रण प्रयासों के बाद ये दहेज प्रथा खत्म क्यों नहीं हो रही है? आप सिंपल बोलेंगे कि सर दहेज प्रथा केवल कानूनी समस्या नहीं बल्कि गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराइयां हैं। इसके खत्म न होने का एक सामाजिक प्रतिष्ठा है से जोड़ना, प्रतिफतम सोच है और शिक्षा का केवल डिग्री तक ही सीमित रहना। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जब तक समाज में लेन देन को लेकर पूर्ण बहिष्कार की भावना पैदा नहीं होगी, महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होगी, तब तक वो केवल कानून
के बल पर इसको मिलना क्या है, मतलब मुश्किल है। आप सिंपल बोलेंगे अगर हम महिलाओं को शिक्षित कर देंगे, ठीक ना, महिला अगर जॉब, दहेज प्रथा अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा करके पता। और कहीं ना कहीं हमारे राज्य या देश में क्या संपत्ति में जो महिलाओं का अधिकार नहीं मिलता है या नहीं मिल जाता, ये भी एक बड़ा कारण है कि दहेज प्रथा है। आप ऐसे कुछ बातों को इसमें रख सकते हैं। अगर कोई पूछा जाएगा एक शिक्षित युवा भावी अधिकारी होने के नाते क्या आप खुद अपनी शादी में दहेज लेंगे, इसमें देखिए आप क्या बता सकते हैं। आप सिंपल बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, मैं दहेज प्रथा का पूर्णतः विरोध करता हूं। मेरा मानना है कि एक लोक सेवक के रूप में मेरा आचरण समाज के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। यदि मैं स्वयं इस प्रथा का हिस्सा बनता तो मैं समाज में सुधार लाने की नैतिक शक्ति खो दूंगा। मेरी प्राथमिकता जीवन साथी को योग्यता और वैचारिक समझ होगा, ना कि कोई वित्तीय लाभ। ऐसा करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए दहेज प्रथा को लेकर ऐसा नहीं कि बात बैलेंस भी रखिएगा, सिंपल आप बोलिएगा दहेज प्रथा का जहाँ तक बात है, अगर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार अगर रियल रूप अगर लागू कर दिया जाए, दे दिया जाए, तो दहेज प्रथा अपने खत्म हो सकता है। ऐसा अगर आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना ही फिर एक दहेज होगा मेरे लिए, मतलब अच्छी महिला से शादी करना, शिक्षित महिला से शादी करना, ये मेरे दहेज होगा, बाकी कोई वित्तीय लाभ नहीं लूंगा। ऐसे करके आप अपने जवाब को रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि दहेज कानून का दुरुपयोग पति और उसके परिवार को परेशान करने के लिए कहते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सिंपल आप बोलिएगा कि दुरुपयोग को स्वीकार कर, लेकिन कानून की आवश्यकता पर आपको जोर देना पड़ेगा। सर यह सच है कि हाल के वर्षों में माननीय न्यायालयों में कुछ ऐसे मामले दहेज कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई। हालांकि किसी कानून का दुरुपयोग उस कानून की प्रासंगिकता को खत्म नहीं करता। आज भी ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में बड़ी संख्या महिलाएं दहेज उपयोग का शिकार हो रही है। समाधान यह है कि पुलिस जांच करे, निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए, जैसा कि कई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा भी। आप ऐसा करके इसमें बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप अपने जिले में कहीं अगर एसडीएम है तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए आप क्या नवाचार, क्या इनोवेशन करेंगे? सिंपल आप बोलिएगा। पहली बात तो ये कि सर मैं 3 स्तर पर काम करूंगा, निगरानी करूंगा, विवाह पंजीकरण को अनिवार्य और सख्त बनाना, शपथ पत्र लेना। पहली बात तो ये जागरूकता, विकास मित्र या जीविका दीदी के माध्यम से सामुदायिक बैठक में इस मुद्दे को उठाना, और पोषण, दहेज मुक्त विवाह करने वाली परिवारों को पब्लिक मंच या सरकारी कार्यक्रम सम्मिलित करना, ताकि समाज में एक पॉजिटिव संदेश आपका जाए। ऐसा कर कुछ में, और इंटरकास्ट विवाह को भी हम बढ़ावा देंगे, ऐसा कुछ में आप बता सकते हैं। करप्शन भारत या बिहार की रग रग में है, क्या आपको लगता है कि इसे कभी खत्म किया जा सकता है? ऐसा क्वेश्चन कई बार पहले पूछ चुका है। आप सिंपल इसमें क्या रखेंगे कि आपका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। विफलता स्वीकार ना करें, बल्कि प्रक्रिया पर आपको जोर देना पड़ेगा। सिंपल क्या बोलिएगा, सर करप्शन को खत्म करना निश्चित रूप से कठिन चुनौती है, हालांकि ये असंभव भी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीक, जैसे कि हम डीबीटी का यूज कर रहे हैं, ठीक ना, या तो हमको इसमें 3 लेवल पर काम करना पड़ेगा। एक तो सख्त कानून बनाना पड़ेगा, पारदर्शी तकनीक करना पड़ेगा, और बचपन से नैतिक शिक्षा तो हम भ्रष्टाचार के न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। बिहार में जैसे कि आरटीपीएस इस दिशा में एक बड़ा कदम है। और देखिए अगर इसमें आप ये भी जोड़ेंगे, अगर कोई भी अधिकारी मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं या उस पर कोई जांच आरोप तय हो गया, उनको हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाए। आप अभी क्या होता है, अगर किसी को ऐसा मामला होता है बाद में उनको फिर बहाल कर, नहीं, हमेशा के उनको सर्विस ही खत्म कर दे, ऐसा भी कुछ एक तो पूर्ण जोड़ सकते, ताकि एक बहुत मतलब कि एक हमारे लिए बहुत ही खतरनाक मामला है हमारे देश या राज्य के लिए। आप ऐसे कुछ अपना जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अभी देखिए हाल ही में विजिलेंस की छापेमारी में कई बड़े अधिकारी बिहार में पकड़े गए हैं, ठीक ना। क्या इससे प्रशासन की छवि खराब नहीं होती? देखिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, सफाई प्रक्रिया के रूप में इसको पेश करें। जैसे फिर मेरा मानना है कि ऐसी कार्रवाई से प्रशासन की छवि खराब नहीं, बल्कि जनता का भरोसा और मजबूत होता है। छापेमारी यह संदेश देती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो ईमानदार अधिकारियों का मनोबल बढ़ाती है और भ्रष्ट तत्वों में भय पैदा करती है। ऐसा करके आप जवाब दे सकते हैं कि भ्रष्टाचार या करप्शन लोग कुछ बात और बोलेंगे कि सर जैसे कि पूछेंगे कि आप कैसे इसको खत्म करेंगे, तो सिंपल पहला बात सर, क्योंकि मैं जिस पद पे रहूंगा पहली बात तो मेरी कोशिश ये कि मैं व्यक्तिगत ऐसे किसी भी चीज इन्वॉल्व ना हो, ताकि मेरा जो मैसेज है, संदेश है, और हमारे नीचे के अधिकारियों तक पहुंचे। ऐसा करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और भ्रष्टाचार में देखिए एक चीज और तरीका हो, जो भी मतलब कि फंड आता है, मान लेते हैं सरकार जो मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर रोड बनाने का फंड आया, बनना है 10, और मतलब 100 करोड़ रुपया उसके लिए फंड आया, तो जो 100 करोड़ रुपया फंड आया है, क्यों नहीं इसको पब्लिक अच्छे से किया जाए और जनता को प्रश्न पूछ, हाँ भाई पैसा कहाँ खर्चा हुआ, कौन ठेकेदार है। अगर ऐसा कुछ किया तो करप्शन भी धीरे धीरे क्या होगा आपका खत्म होगा। बाकी तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है ही। ऐसे करके कुछ अपना आंसर क्या कर सकते हैं बता, या नहीं तो जो भी पैसा अगर जो आया है किसी भी फंड के लिए उसको पब्लिक कर दे, हाँ भाई इसमें इतना खर्चा और इतना खर्चा, ताकि पब्लिक भी उसको जान पाए। तो ट्रांसपेरेंसी अगर होगा तो करप्शन का मामला धीरे धीरे क्या हो सकता है, बिहार या देश से खत्म हो सकता है। तो मैं इसमें लगभग इस तरह क्वेश्चन लेने का कोशिश किया।
आप कमेंट करेंगे, और कुछ और आपको ऐसे कुछ टॉपिक में है कि नहीं इसका क्या जवाब दूं बोर्ड के सामने, तो मैं कोशिश करूंगा वो भी बनाने का। बाकी जिनका इंटरव्यू बहुत जल्दी है, मतलब 21 तारीख से शुरू हो रहा है, या जो 21 से लेकर 30 तक बीच में है, वो अपने ग्रेजुएशन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ऑप्शन को रिवाइज कर लीजिए, जॉब प्रोफाइल अगर जॉब को कर लीजिए, आपका पोस्ट अच्छे से कर लीजिए, करंट अफेयर्स को अच्छे से कर डालिए, हॉबी को अच्छे, ये यही 7-8 पिलर है आपके इंटरव्यू जहाँ से आपसे लोग पूछेंगे। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस रहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है किसी भी तरह का अगर इंटरव्यू अभी भी, तो 8750920419 पे हमसे व्हाट्सअप करके अपना कोई भी डाउट 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। मैं मॉक सेशन भी शुरू कर दिया, तो आप हमसे जुड़ के अपनी सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी लगभग डे बाय डे मेरा प्रोसेस चल रहा है, मतलब मैं कर रहा हूँ 1-to-1 सेशन भी ले रहा हूँ, मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, जिसमें लगभग अब 300 प्लस स्टूडेंट को मैं मतलब ऐसे गाइड कर चुका हूँ। अगर आपको लगता है कुछ समस्या है, तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करके अपना जो भी शंका समाधान है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक ना, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।